अब इस वीडियो में हम अपनी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में बात करेंगे। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, जिसमें कि स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज आपके डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़, तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती क्या है? ऐसा सिंगुलर पॉइंट जिसके नेबरहुड में और भी सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि जो कि अकेला हो, यानी कि जो अलोन हो। और नॉन आइसोलेटेड का मतलब होगा कि यानी कि वो अलोन नहीं है, उसके आसपास में और भी बैठे हैं। तो ऐसा सिंगुलर पॉइंट जिसके नेबरहुड में और भी सिंगुलर पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसकी दूसरी डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, अब जैसे हम इस पर कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है f ऑफ z इक्वल टू 1/sin π/z एट z इक्वल टू 0। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैं इसका सोल्यूशन देखती हूँ। सोल्यूशन में कैसे, तो सबसे पहले मुझे इसके सिंगुलर पॉइंट देखने। सिंगुलर पॉइंट क्या होंगे मेरे पास, जहाँ पे हम अपने डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे, sin π/z इक्वल टू 0। ये 0 कहाँ पे होता है? ये 0 होता है मेरा n पाई पे। ठीक है, तो अगर n पाई पे ये 0 होता है तो अब हम आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे? sin π/z है, इसको हम लिखेंगे π/z इक्वल टू n पाई। पाई से पाई चला जाएगा, 1/z की वैल्यू हो जाएगी n, और यहाँ पे मेरे पास z आ जाएगा 1/n। ठीक है, अगर 1/n आ गया तो यानी कि n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? लिमिट पॉइंट। अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n करती हो तो ये 0 आ जाता है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1/n आया है मेरे पास। तो z की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकती हूँ, जैसे कि n है यहाँ पे, z की वैल्यू मैं 0 +-1 +-2 बहुत सारी वैल्यू रख सकती हूँ, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि ये मेरी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और दूसरी चीज़, जब ये इतना आ जाए तो इसके बाद अगर हम n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, अगर वैल्यू मेरी 0 यानी कि फाइनाइट और एग्जिस्ट करती है तो मैं बोल दूँगी कि ये मेरी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जैसे कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ। जैसे कि मेरे पास है f ऑफ z इक्वल टू log z एट z इक्वल टू 0। अब देखो ये जो क्वेश्चन है log z का हमें पता है कि जो नेगेटिव रियल एक्सिस होती है उस पर हमारा log जो है वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्योंकि नेगेटिव वाले तो बहुत सारे पॉइंट मिल गई हमें जिस पे कि ये जो है सिंगुलर पॉइंट मिल जाएंगे, तो ये होगी मेरी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। क्योंकि आइसोलेटेड नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंट मिल गए, तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलेंगे हम इसको। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जहाँ पे होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोवेयर एनालिटिक फंक्शन भी बोलते हैं। नोवेयर एनालिटिक फंक्शन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ए नोवेयर एनालिटिक फंक्शन हैज़ नो सिंगुलरिटीज़। ठीक है, ओके। अगर जैसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे मेरे पास आता है f ऑफ z इक्वल टू 1/sin z माइनस कोस z। जैसे मैं ये क्वेश्चन करती हूँ तो इसमें मुझे क्या पता चलता है कि कौन सी सिंगुलरिटी। तो हम सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे, तो मेरे पास आएगा sin z माइनस कोस z इक्वल टू 0, यानी कि sin z इक्वल टू कोस z आ जाता है। और ये इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँ तो मेरे पास हो जाएगा tan z इक्वल टू 1। अब tan z 1 किस पे होता है, n पाई प्लस π/4 पे। ये चीज़ मुझे अपनी याद रखनी है। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, n पाई प्लस π/4। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अगर मैं इसमें अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इनफाइनाइट वैल्यू आएगी इसमें। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि f ऑफ z इक्वल टू क्या है मेरे पास, tan z माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगी, सबसे पहले मैं लिखूँगी साइन अपॉन z माइनस 1 अपॉन कोस अपॉन z माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको सीधा यहीं पे रख लेती हूँ, तो इसको मैं 0 के इक्वल रखूँगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो कोस की वैल्यू है वो 0 कहाँ पे आती है, 2n + 1 π/2 पे आती है।
π/2 पे। ठीक है, तो यानी कि कोस को हटा के अब 1/z-1 की वैल्यू आएगी मेरे पास 2n+1 और π/2 पे। अगर z-1 को मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/2n+1 इंटू 2/पाई, और 1 को अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लेके जाती हूँ तो अब मुझे पता है अगर मैं लिमिट n →∞ लगाती हूँ तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि लिमिट पॉइंट निकल रहा है मेरा। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन मेरे हो गए। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ ताकि हमारा थोड़ा इसमें अच्छा बेस क्लियर हो। ठीक है, तो हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया। इसमें क्वेश्चन है मेरे पास कोसेक 1/z-a, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो कोसेक है तो इसको हमें पता है कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1/sin अपोन में लेके जाएंगे 1/z-a। अब मुझे पता है मैं अपने डिनोमिनेटर को यहाँ पे 0 रखती हूँ, तो साइन 1/z-a = 0। और ये 0 किस पे होगा, n पे होता है, ये बात भी हमें पता है। तो 1/z-a = n। अगर मैं z को इसमें हमें क्या करती हूँ, z की वैल्यू लेनी है अगर मुझे। ठीक है, तो z-a क्या हो जाएगा मेरे पास 1/n। ठीक है, और z की वैल्यू हो जाएगी 1/n + a। अगर मैं इसमें लिमिट n →∞ लगाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन्फाइनिटी आएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ये चीज़ मुझे याद रखनी है। ठीक है, अब मेरे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ के टाइप हो चुके हैं और इसके बाद हम रेजिड्यू पढ़ते हैं, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। और ठीक है, तो और फिर हमें कुछ सिंगुलैरिटीज़ के भी एग्जांपल करने हैं, वो भी मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ। इसके पहले मैं अपनी रेजिड्यू पढ़ती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेजिड्यू का हम एक क्वेश्चन करते हैं जैसे, तो मेरे पास क्वेश्चन है f(z) = e⁻z/z4। ये बात हमें पता है, e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x + x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 ई वाले में मेरा फैक्टोरियल लगता है और जहाँ पे लोग का एक्सपेंशन होगा वहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगता। तो मैं फैक्टोरियल को करती हूँ, 1/z4 को मैं आगे कॉमन ही रखती हूँ। e⁻az 1 + az प्लस az² फैक्टोरियल प्लस az³/3 ऐसे ही ऐसे मेरा आगे आगे चलता रहेगा। लेकिन मुझे रेजिड्यू के लिए क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ z-z0 देखना है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट देखना है। अब नीचे मेरा z बचना चाहिए, यानी कि ऊपर अगर z³ है और नीचे मेरा z4 है तो मैं क्या देखती हूँ कि ये सब सारी वैल्यू है 1/z4 प्लस az/z4 प्लस ये हो जाएगा a²a²z² फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा a³ और ये z4 भी चलता रहेगा इसके साथ, z4। अब 3 से कट जाएगा 1/z की जो मुझे वैल्यू देखनी है, तो फिर ये आएगा मेरे पास a³ फैक्टोरियल। a³ हमें पता ही है माइनस आइटा होता है, तो -a³/6 ये मेरा आंसर हो जाएगा। रेजिड्यू में हमें कोफिशिएंट देखना है, 1/z-z0 का। ठीक है, तो इस तरह एक्सपेंशन से हम रेजिड्यू के क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन करना है, जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन की है, एंड जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है जैसे f(z) = z(z)⁻, ये क्वेश्चन आता है मेरे पास। तो मुझे पहले इस पे क्या देखना है, पहले मुझे इसकी लिमिट देखनी है, इसकी कॉन्टिन्यूटी देखनी है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, इसकी CR इक्वेशन देखनी है और इसकी एनालिटिसिटी देखनी है। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ तो ये मुझे पता ही है, z = x + i होता है और z बार = x - i होता है। अगर मैं z बार करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, x² + y²। ठीक है, ये बन जाती है मेरे पास इक्वेशन ऑफ f(z). अब पहली चीज़ है एट z = 0 पे देखना है मुझे। ठीक है, अब देखो अगर मुझे लिमिट देखनी है तो मुझे पता ही है कि लिमिट तो मेरे पास z = 0 ही है, तो यानी कि इसकी तो सीधी वैल्यू 0 यार, यानी कि लिमिट तो मेरी एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड चीज़ देखती हूँ मैं कॉन्टिन्यूटी, तो मुझे पता ही है कि ये मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है,
तो पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। तीसरी चीज़ मैं इसकी देखती हूँ डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास आ रही है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो मेरे पास जीरो ही आ रहा है। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या होती है मेरे पास एक्स प्लस आईटा वाई माइनस का जीरो। अब आप देखो न्यूमिनेटर की बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो मतलब की वैल्यू तो मेरी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो पे, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी मेरे पास जीरो ही है, क्योंकि हमें जीरो पे पता करना है, तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये मेरा डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, चौथी चीज़, अगर मैं इसमें सी आर इक्वेशन को देखना चाहूँ तो सी आर इक्वेशन का तो हमें पता ही है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होता है और यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स होता है। ठीक है, तो यू ऑफ एक्स निकालती हूँ, अगर मैं u ऑफ x अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2x, और u ऑफ y निकालती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 2 ऑफ y। ठीक है, अगर मैं v ऑफ x निकालती हूँ तो 0, क्योंकि मेरे पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और v ऑफ y निकालती हूँ 0। अब देखो जो सी आर इक्वेशन जो है मेरी, वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे ही 0 0 पे ही वो सेटिस्फाई होगी। तो सी आर जो है वो मेरी सेटिस्फाई है 0 0 पे, वो क्या है सेटिस्फाई है, लेकिन ये 0 0 के अलावा और कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो मतलब कि ये एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं होगी। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये लिमिट भी है, कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल सी आर भी करो, लेकिन ये एनालिटिसिटी पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये ओरिजिन पे बात कर रहा है मेरे पास, ओरिजिन पे ये सी आर को और एनालिटिसिटी को। एक चीज़ आप याद रखिए, अगर मेरे पास नोट करना है, अगर फंक्शन जो है मेरे पास एनालिटिक है, इसका मतलब ये होगा कि वो सी आर इक्वेशन को होल्ड करता है, सी आर इक्वेशन होल्ड्स। ठीक है, ओके, तो अब मैं इसको सोल्व करती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास क्वेश्चन है ये वाला, तो अगर मुझे सी आर को चेक करना है तो सी आर के लिए मैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव को चेक करूँ, पार्शियल डेरिवेटिव को चेक करती हूँ इसके में। ठीक है, एट 0 0। ठीक है, तो अगर मैं डेल यू ओवर डेल एक्स देखती हूँ तो इसमें तो क्या आता है मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 u ऑफ h 0 माइनस u ऑफ 0 0 पे पता करना है, क्योंकि फिर आ जाएगा h। ठीक है, अगर मैं इसको अगर फंक्शन में पुट करती हूँ तो h की जगह h लिखती हूँ, और फिर 0 है तो ये तो मेरे पास 0 आएगा, 0/0/h, यानी कि तो मेरे पास 0 आ गया डेल यू ओवर डेल एक्स। तो अगर मैं डेल यू ओवर डेल वाई देखती हूँ, ठीक है, डेल यू ओवर डेल वाई देखती हूँ तो वो क्या होता है मेरे ओवर 0 ओवर के माइनस यू ऑफ 0 0 अपॉन के। ठीक है, अगर मैं पुट करती हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो फिर से ये क्वेश्चन 0 आ जाता है मेरा। और अगर डेल v ओवर डेल x देखती हूँ तो वो तो है ही नहीं, तो वो तो वैसे ही इमेजिनरी पार्ट मेरा 0 है, और डेल v ओवर डेल y भी मेरे पास 0 है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये सी आर इक्वेशन को होल्ड कर रहा है, सी आर इक्वेशन को होल्ड कर रहा है। अब मैं इसकी एनालिटिसिटी पे क्या कमेंट कर सकती हूँ, देखो अगर ये सी आर इक्वेशन को होल्ड कर रहा है, अब हमें एक बात याद रखनी है, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर मेरा फंक्शन हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, अगर वो नहीं है डिफरेंशिएबल तो हम कह देंगे वो एनालिटिक भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए चलो अगर हम एक बार डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करके देख लेते हैं इसकी। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें चेक करनी है क्वेश्चन की, तो हम कैसे करेंगे, इसको हम चेक करेंगे एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट ओवर जेड माइनस जेड नोट। अब मेरे पास क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई था, और था किस पे 0 पे, और यहाँ पे जेड के जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस आईटा वाई। अब ये चीज़ मुझे पता है, यहाँ पे से तो अंडर रूट एक्स बाहर आ रहा है और यहाँ पे पूरा एक्स है, यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा नहीं है, तो डिनोमिनेटर से तो मैं यहाँ पे बोल दूंगी लिमिट नोट एग्जिस्ट यहाँ पे मेरी, तो मैं बोल दूंगी नोट डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये नोट एनालिटिक। सी आर पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, सी आर हमें चेक करनी पड़ती है, सी आर को चेक करो। ठीक है, लेकिन अगर नोट डिफरेंशिएबल है तो नोट एनालिटिक है। ठीक है, ओके, अगर नोट एनालिटिक भी फंक्शन है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि सी आर नहीं होगा, सी आर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब मैं बताती हूँ रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। अब मेरे पास क्वेश्चन आते हैं इन्फिनिटी के।
ओके, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो हम देखते हैं रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो मुझे ये बात याद रखनी है, अगर हम z इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करते हैं और मेरे पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू माइनस रेजिड्यू ऑफ 1/z² एफ ऑफ 1/z। इस तरीके से मैं निकालती हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन लेके करती हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू z³ cos 1/z। तो मैं इसको कैसे निकालूंगी ये वाला जो फॉर्मूला है मैं इसमें इसको पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास 1/z² एफ ऑफ 1/z, तो ये हो जाएगा 1/z³ और cos ऑफ z। अब ये क्या आ गया मेरे पास 1/z⁵ और ये आ जाएगा मेरे पास cos z का तो मुझे एक्सपेंशन पता ही है, तो 1/z⁵ cos z क्या होगा 1 माइनस z²/2 फैक्टोरियल z4/4 फैक्टोरियल माइनस z6/6 फैक्टोरियल। अब मुझे पता है कि मुझे रेजिड्यू में देखनी है 1/z माइनस z0 का कोफिशिएंट देखना है, तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये वाली टर्म मैं वैसे ही पकड़ लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आएगी 1/4 का फैक्टोरियल यानी कि 1/24। ये चीज़ मुझे याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे कि और भी क्वेश्चन अगर मुझे करने हो रेजिड्यू के, तो वो मैं इसी तरीके से करूँगी रेजिड्यू का। ठीक है, ओके। अब जैसे मैं और क्वेश्चन लेती हूँ, जिसमें जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे ये कुछ क्वेश्चन तो आपके सेम इसी टाइप के बनेंगे, जिसमें बस z² की वैल्यू को कम कर देगा या फिर साइन आ जाएगा ऐसे में, तो ये वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। अब जैसे मैंने कोशी थ्योरम पढ़ाई थी, तो कोशी थ्योरम के भी कुछ क्वेश्चन हम एक कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है 3z² + 7z+1 अपॉन में z+1 और z-2। यहाँ पे मोड ऑफ z क्या है मेरे पास 1/2। अब मुझे पता है कि ये जो सर्कल है ये 0 0 पे है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे 0 0, और जो मेरी रेडियस है वो है 1/2 की, 1/2 यानी कि ये वाली जो रेडियस बनेगी ये भी 1/2 पे ये सेंटर हो जाएगा मेरा 0 0। अब देखो इसकी सिंगुलरिटी निकालो, ये आ जाएगी -1 और 2। आप देखो जो -1 और 2 ये जो दोनों है ना, ये दोनों ही आउटसाइड द सर्कल है। अगर ये आउटसाइड द सर्कल है तो कोशी थ्योरम हमें क्या बोलती है कि हमारा जो f(z)dz होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे कि अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है 2z² + 5 अपॉन z+2 का क्यूब और z² + 4, ये क्वेश्चन है। तो सी ये जो है वो किसके स्क्वायर के वर्टिक्स हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है, एट 1 1 + i 2 + i 2 + 2 i और 1 + 2 i। ठीक है, अब मैं इनको कैसे देख सकती हूँ, इसको मैं लिखूँगी 1 0 बनेगा, ये 2 और 1 बनेगा, ये 2 और 2 बनेगा, ये 1 और 2 बनेगा। ठीक है, अब मैं ये x एक्सिस y एक्सिस लगा लेती हूँ। 1 और 0 यानी कि ये, और 2 और 1 यानी कि ये, 2 और 2 यानी कि ये, 1 और 2 यानी कि ये मेरा बन जाएगा सर्कल। ठीक है, अब मैं इसमें क्या देखती हूँ कि मेरे जो सिंगुलर पॉइंट क्या आ रहे हैं, तो z आ रहा है मेरा -2 और ये आ जाए मेरा +-2 i। ठीक है, +-2 i, तो ये तो आ गया -2। अभी ये है यहाँ पे 1 और ये है 2, तो -2 तो आउटसाइड है, ये तो आउटसाइड है, तो हम इस पे तो बात ही नहीं करेंगे। और ये क्या बनता है मेरा, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 2 i +-2 यानी कि 0 2 और 0 और -2। अब मुझे पता है ये दोनों भी आउटसाइड है, तो यानी कि इसका सीधा आंसर हम क्या लिखेंगे, f(z)dz = 0। ठीक है, इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि हमारे टॉपिक क्लियर होएगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है e⁻z ओवर z-1 और z-4, इसमें मोड z दे रखा है मेरे पास 2। ओके, तो मैं इसका सिंगुलर पॉइंट देखती हूँ, तो z मेरे पास 1 आ रहा है, z = 4 आ रहा है। ठीक है, अब मैं z = 2 कर रही हूँ, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है मेरे पास। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब ये z = 1 है, ये तो अंदर आ रहा है, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन z = 4 जो है ये तो बाहर आ रहा है, तो हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे, तो z = 1 पे बात करेंगे। ठीक है, z = 1 पे बात करेंगे। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे,
हमें निकालना क्या है कि ये निकालना है हमें, तो z इक्वल टू 1 तो लाई इनसाइड द सर्कल, तो बाई कोशी इंटीग्रल थ्योरम हम क्या करेंगे, इसको e की पावर z ओवर z माइनस 4 और z माइनस 1 जो था, z माइनस 1 को हम ऐसे कर देंगे, ये कट जाएगा। एट z इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, e अपॉन 1 माइनस 4 यानी कि माइनस e/3। और अगर ये यहाँ पे ये है तो मैं इसको हटा के 2 पाई आइटा से मल्टीप्लाई भी करती हूँ, इसी फॉर्मूले में ये चीज़ें आती है। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 पाई आइटा e/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि ठीक है, एंड इसमें हम अगर एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करें तो जैसे मेरे पास क्या आएगा, जैसे एक हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, जिसमें इंटीग्रेशन है मेरा z माइनस 1 और z प्लस 1 का स्क्वायर और z माइनस 2 है, और इसमें दे रखा है मुझे z माइनस आइटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये जो है मुझे इस पे ध्यान देना है कि इस पे जो सिंगुलर पॉइंट आएगा क्या आएगा मेरा, एक तो -1 आएगा और एक मेरे पास 2 आएगा। ये जो है ये मेरे पास क्या है, डबल पोल, ये है मेरे पास डबल पोल। ठीक है, और अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास 0 1, 0 1 कहाँ पे आता है मेरे पास, 0 और 1 मेरे पास यहाँ पे आता है। ठीक है, यानी कि ये मेरा सेंटर होगा, 2 इसकी रेडियस होगी, यानी कि ये यहाँ से जाएगा, ये जो है यहाँ से जाएगा। अब रेडियस कितनी है इसकी, 2, ये मेरा सेंटर था। ठीक है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो मतलब ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरे पास 0, ये 1, ये 2 आ जाएगा। अब ये क्या, ये 1 तक ही जा रहा है ना, तो ये इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा -1। ठीक है, और इधर आ जाएगा मेरे पास 1, ये भी 1 ही है। तो अब देखो जो 2 है वो तो आउटसाइड है, तो इस पर तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ -1, ये -1 जो है ना ये इस पे सर्कल पे आ रहा है, तो हमें सिर्फ -1 पे ही बात करनी है। ठीक है, अगर हमें -1 पे बात करनी है और ये हमारे पास क्या है, डबल पोल है, तो हमें पता है कि डबल पोल जब आता है तो हम रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। डबल पोल आ रहा है मेरे पास तो कैसे करूँगी मैं, 1 अपॉन में डबल पोल है तो 2 - 1 का फैक्टोरियल d/z, एक कम करके तब हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास z - 1 ओवर z - 2। ठीक है, अब इसका मुझे इंटीग्रेट, ये जो थी ये z प्लस 1 का डबल पोल मैंने यहीं पे काट दिया है, तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा मेरे पास, z प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी माइनस है ये, z माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस z माइनस 1 और ये भी आ जाएगा 1, तो z माइनस 2 माइनस z प्लस 1 ओवर में z माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से मैं काट दूँगी तो मेरे पास आएगा -1 ओवर z माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मुझे वैल्यू जो थी वो लिखनी किस पे थी, एट z इक्वल टू -1 पे ही तो निकाल रही थी मैं, तो अब मैं इस पर -1 पुट करूँगी, तो -1 ओवर -1 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा ये -1 ओवर -3 जो है तो ये आ जाएगा 9, और फिर हम इसको 2 पाई आइटा से भी मल्टीप्लाई करते तो आएगा माइनस का 2 पाई आइटा बाई 9। तो इस तरह हमने कॉम्प्लेक्स की पूरी थ्योरी और कॉम्प्लेक्स के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट कोई अलग ही टॉपिक लेंगे, शायद हम रीमान इंटीग्रेशन पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।